गाइज कैसे हैं आप लोग। आज का जो मेरा टॉपिक है रोमेटॉइड अर्थराइटिस। देखते हैं आज स्लाइड के माध्यम से हम लोग रोमेटॉइड अर्थराइटिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं रोमेटॉइड अर्थराइटिस का। तो इंट्रोडक्शन में देखें कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस सबसे पहले तो भाई ये बोन का डिसऑर्डर है, बोन के ज्वाइंट का डिजीज़ है। इसमें क्या होता है ना कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस में जो होता है कि हमारा ऑटोइम्यून जो होता है, इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत वीक हो जाता है। और हमारे बॉडी टिश्यू पर जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस इज ऑटोइम्यून डिजीज। कैसा है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। इट इज़ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, मतलब कि ये एक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। और सबसे खास बात यह है कि ये सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल टिश्यू ऑफ जॉइंट। सिमेट्रिकल इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल टिश्यू ऑफ जॉइंट मतलब सिमेट्रिकल, मतलब कि अगर बॉडी का एक पार्ट अफेक्टेड होता है तो दूसरा पार्ट भी अफेक्टेड हो जाएगा, मतलब कि दूसरे साइड का भी अफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है। आर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट का जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो डिस्ट्रक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि बायलेट्रिकल सिमेट्रिकल इन्वॉल्व मोस्टली इन स्मॉल जॉइंट। ये ज़्यादातर किस में देखते हैं हम लोग? स्मॉल जॉइंट में। जैसे हमारे फिंगर का जॉइंट हो गया, DIP PIP, उसमें ये सब चीज़ देखने को ज़्यादा मिलेंगे। और बायलेटरल, पहले ही बात बोले सिमेट्रिकल बायलेटरल मतलब कि दोनों साइड हो सकते हैं। अगर एक हैंड में हो रहा है तो दूसरे हैंड में भी होने की संभावना है। और ये तो ऑटोइम्यून डिजीज है, तो बॉडी टिश्यू पे जो होगा क्या होगा? अटैक तो आएगा ही। उसके बाद देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर की। तो कॉज एंड रिस्क फैक्टर में देखा जाता है कि ये जेनेटिक हो सकते हैं। कॉज में क्या हो सकते हैं? ये जेनेटिक हो सकते हैं। हमारा इम्यून पावर क्या होगा? अगर कम होगा तो भी हो सकता है। ठीक है। और कॉज में कुछ बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी हो सकते हैं। बाहर के फॉरेन पार्टिकल अगर इंटर कर गए तो उसके कारण से भी ये हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन ज्वाइंट एंड टेंडेंसीज, मतलब कि ये इन्फ्लामेशन देखने को मिलेंगे कहाँ? ज्वाइंट एंड टेंडेंसीज में। ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होने लगेंगे, ये भी एक कॉज है। मतलब कि ये एज के हिसाब से भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ रोमेटॉइड फैक्टर इन द ब्लड एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल टिश्यू, मतलब कि क्या होगा कि RA फैक्टर का अपीयरेंस, मतलब कि ब्लड में एंड साइनोवियल फ्लूइड में हमको RA फैक्टर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो इसके कारण भी ये कॉज हो सकता है। उसके बाद रिस्क फैक्टर में क्या क्या देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले है एज के कारण से भी ज़्यादातर ये 40 के बाद ही देखने को मिलेंगे। सेक्स की बात करें तो ये फीमेल में ज़्यादा होते हैं, फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये जेनेटिक हो सकते हैं रिस्क फैक्टर में आपका बैक्टीरिया और वायरस भी हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया एंड वायरस भी हो सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया एंड वायरस। स्मोकिंग भी ले सकते हैं कॉज इसका रिस्क फैक्टर। ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है, इसका रिस्क हो सकता है होने का। डाइट, अगर आपका डाइट सही नहीं रहा, जैसे कि आप सोडियम, शुगर, रेड मीट, आयरन, ऐसे जैसे कि ऐसे डाइट ले रहे हैं तो आपको हो सकता है कि कहीं रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए। और एक और है यहाँ पे कि जैसे हिस्ट्री ऑफ लाइव बर्थ, मतलब कि जैसे कि किसी भी चाइल्ड का अगर बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है किसी भी बेबी का, तो उस समय उसका कैसा, मतलब कि क्या रहा, उसमें क्या क्या दिक्कत आई थी उस समय, उसका भी एक कारण हो सकता है। तो ये हम कॉज एंड रिस्क फैक्टर देखें। उसके बाद सिम्टम्स, मतलब कि पेशेंट जो होंगे रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में। तो सबसे पहले ये ज्वाइंट का डिजीज़ है तो पेन तो ज्वाइंट में होंगे, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि पेन, और एक ज्वाइंट में नहीं, आपको ये एक ज्वाइंट में देखने को नहीं मिलेंगे, ये मतलब कि एक ज्वाइंट से ज़्यादा ज्वाइंट में देखने को मिल सकते हैं। तो पेन इन मोर देन वन ज्वाइंट। ठीक है। स्टिफनेस देखने को मिलेंगे, स्टिफनेस पेशेंट को देखने को मिलेंगे। और ये सबसे पहले एक, मतलब कि इसका डायग्नोज करने का अच्छा तरीका ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रोमेटॉइड अर्थराइटिस में, कि ये जो RA वाले जो केस होंगे, मतलब कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले, इसमें मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेंगे। किसमें? मॉर्निंग में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखें OA में, तो OA में क्या होंगे कि OA में आपको, मतलब कि जैसे कि उसमें क्या होता है कि आपका आर्टिकुलर सरफेस जो होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो एज के हिसाब से या और भी किसी कारण के हिसाब से, और भी किसी कारण से क्या होता है, वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है। तो क्या होता है कि दो जॉइंट के बीच में उसका मतलब कि घिसने लगता है और स्पेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिसके वजह से जब जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका वो पेन बढ़ेगा। किस में? रोमेटॉइड ये
ऑस्टियोआर्थराइटिस में, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपको मॉर्निंग में देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन होंगे, फेटिगू हो सकते हैं सिम्टम्स में, ठीक है, फेटिगू को भी देख सकते हैं, मतलब थकान हो जाएगी पेशेंट को। उसका लास्ट एक ये अगर ज़्यादा क्रोनिक में चला गया तो आपको रूमेटॉइड नोड्यूल देखने को मिलेंगे पेशेंट में। रूमेटॉइड नोड्यूल मतलब कि अगर छोटे छोटे, जैसे कि ये आपका मेरा ये ज्वाइंट है, देख रहे होंगे यहाँ पे, तो ये जो ज्वाइंट पे नोड्यूल बन जाएंगे, तो ये नोड्यूल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के। उसके बाद चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। हम लोग इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे पेशेंट को। तो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखते हैं कि पहले भाई कोई भी डिजीज़ है तो उसमें सीबीसी तो देखते ही हैं, उसका क्या है सीबीसी में। तो सीबीसी देखेंगे तो सीबीसी करवा लेंगे, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, सीआरपी भी करवा सकते हैं, इन्फ्लामेशन है तो ये सब करवा सकते हैं। उसके बाद ईएसआर करवा लेंगे। उसके बाद आपका मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट जो है, ये आपको 3-4 टेस्ट है, जैसे कि आपका आरए फैक्टर भी टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसका मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कहा जाता है एनटीसीसीपी, एक टेस्ट है जिसको हम ये पेशेंट को करवा सकते हैं टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह देख सकते हैं पेशेंट का। उसका लास्ट है एक टेस्ट बायोप्सी। बायोप्सी हम कहाँ का करवाएंगे, एक क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि ये मेरा ज्वाइंट है, ये क्या है, एक ज्वाइंट। तो ज्वाइंट में मान लीजिए कि यहाँ पे एक ज्वाइंट है, तो ये साइनोवियल, इसमें फ्लूइड होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। तो इस साइनोवियल फ्लूइड यहाँ से क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका बायोप्सी करके देखेंगे कि कहाँ भाई फोर्जिन पार्टिकल कहाँ है, क्या है, मतलब उसमें कैसा एक रिएक्शन हो रहा है, इन्फ्लामेटरी क्या चेंजेज आ रहे हैं जॉइंट में, उस चीज़ को देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम कुछ इतना ही एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसके बाद चलते हैं रेडियोलॉजी, मतलब कि पैथोलॉजी। अगर हम एक्सरे देख रहे हैं तो क्या क्या डिफॉर्मिटी अगर कहा जाए, तो जैसे कि हम लोग आरए की डिफॉर्मिटी देख रहे हैं, किसकी डिफॉर्मिटी देख रहे हैं, आरए की डिफॉर्मिटी देख रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इधर आ जाते हैं, दिखाई नहीं देगा, आरए की डिफॉर्मिटी, आरए की डिफॉर्मिटी। तो आरए में मोस्टली क्या होता है ना कि 2 डिफॉर्मिटी देखने को मिलते हैं। कौन से 2 डिफॉर्मिटी देखने को मिलते हैं, पहला है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है, पहला क्या है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। उसका बाद है दूसरा है बाउंटन डिफॉर्मिटी, ठीक है। ये दोनों में होता क्या है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दूसरे के रिवर्स है। हम आपको दिखाते हैं अगले स्लाइड में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में जो होंगे कि डीआईपी फ्लेक्शन में रहेंगे, डीआईपी जॉइंट जो होंगे वो फ्लेक्शन में रहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं डीआईपी जॉइंट जो होंगे इसमें क्या होंगे, फ्लेक्शन में होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्शन में होंगे, ठीक है। और पीआईपी जो होंगे क्या होंगे, वो हाइपर एक्सटेंशन में होंगे। तो ये है आपका स्वान नेक डिफॉर्मिटी, क्या है ये, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। दूसरा है बाउंटन में डिफॉर्मिटी। तो उसमें क्या हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा था कि स्वान नेक में हो रहा था डीआईपी जॉइंट जो होगा वो फ्लेक्शन में रहेंगे, और पीआईपी है जो हाइपर एक्सटेंशन में रहेगा। ये सारे आपको एक्सरे में देखने को मिल जाएंगे आपको। और कहा जाता है कि ये अल्नर डेविएशन होता है। क्या होता है, अल्नर डेविएशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्नर डेविएशन दिख रहा है, देखिए ये आपको एक्सरे में आपको अल्नर डेविएशन देखेंगे पेशेंट को, इस तरह से पेशेंट का ऐसे जो हैंड है इस तरह से ऐसे हो जाएंगे एक्सरे में, ठीक है, इस तरह से एक्सरे में देखने को मिलेंगे। बाउंटन में क्या था कि पीआईपी फ्लेक्शन में रहेंगे, पीआईपी क्या होंगे फ्लेक्शन में, और डीआईपी हो जाएंगे हाइपर एक्सटेंशन में। देखिए ये वाला देखने को मिला, ठीक है। तो ये 2 डिफॉर्मिटी मोस्टली जो है हमको रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है, जो कि हमको एक्सरे से पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन ट्रीटमेंट है, लास्ट हम देख रहे हैं स्लाइड का लास्ट है ये मेडिसिन ट्रीटमेंट। मेडिसिन ट्रीटमेंट में कुछ नहीं, सबसे पहले पेन होंगे पेशेंट में, तो भाई पेन कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ग्रुप के मेडिसिन देंगे, जैसे लाइक आइब्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, ये सब हम पेशेंट को दे सकते हैं। स्टेरॉइड भी दे सकते हैं पेशेंट को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक इस तरह से कुछ ड्रग्स हम दे सकते हैं ताकि इन्फ्लामेशन वगैरह कम हो सके पेशेंट को, ठीक है। उसका हम पहले ही जान चुके हैं कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। तो हम इम्यून को सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी, उसका जो ड्रग्स होते हैं, इस तरह से कुछ ड्रग्स हैं, एग्जाम्पल हैं, उस ड्रग्स को हम देंगे। फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर पेन कम होंगे उसके बाद हम फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे पेशेंट के, फिजिकल थेरेपी करवाएंगे, जिससे बहुत क्या होंगे, मोबिलिटी बढ़ेगी, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा जॉइंट का। तो फिजियोथेरेपी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, रोल है इसमें। आपका सर्जरी अगर मान लीजिए कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको मूवमेंट करने में, चाहे जो भी है ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है,
अगर वहाँ पे नोड्यूल बन गए हैं, रोमेटॉइड नोड्यूल पहले हम जैसे देखे वहाँ पे सिम्टम्स में कि जैसे रोमेटॉइड नोड्यूल बनने को दिख रहा था, तो अगर रोमेटॉइड नोड्यूल बनेंगे तो हम उसमें उसका वो जॉइंट का सर्जरी करवाएंगे। उसका बाद एंटी रोमेटिक मेडिसिन थेरेपी, मतलब कि जो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के में जो ड्रग्स चलेंगे उसको हम यूज करेंगे। स्टैटिन थेरेपी में जो हो जाएंगे आपके जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड वगैरह जो है, अगर ओबेसिटी के हिसाब से अगर मान लीजिए कि बढ़ा हुआ है तो इसका भी एक कारण ले सकते हैं, बढ़ने के कारण ज्वाइंट में पेन होना इस तरह से, तो हम एक स्टैटिन थेरेपी हम चलाएँगे। तो ये कुछ जो है आपके मेडिसिन ट्रीटमेंट है। उसके बाद मतलब कि यही है मेडिसिन ट्रीटमेंट है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या क्या थे उस चीज़ का हम बात कर लिए। उसके बाद जैसे कि मैनेजमेंट इन फिजियोथेरेपी में क्या क्या मैनेजमेंट देखेंगे। और एक इम्पोर्टेंट, जब से पहले हम पहले देखे थे कि जैसे फिजियोथेरेपी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो फिजियोथेरेपी में क्या क्या करवाएंगे पेशेंट को फिजिकल थेरेपी में, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिजिकल थेरेपी में कुछ नहीं, सबसे पहले पेन कंट्रोल करने के लिए तो हम डिफरेंट मोडालिटीज़ का यूज़ करेंगे, जैसे मॉइस्ट हीट थेरेपी होगा, अल्ट्रासाउंड थेरेपी होंगे, IFT, टेंस, ये सब मोडालिटीज़ को यूज करेंगे। ठीक है, इससे क्या होंगे, पेन कम होंगे। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ पेशेंट का चेंज करवाएंगे, ठीक है, इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसके बाद जॉइंट का मोबिलाइजेशन, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव कराएंगे। स्प्लिंट भी अगर मान लीजिए कि ज़्यादा जॉइंट में क्या है, जॉइंट अच्छे से मतलब कि हम मूव नहीं कर पा रहे हैं या जो भी उसमें दिक्कत आ रही है जॉइंट में, तो हम स्प्लिंट की मदद से उसको क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसका पेशेंट को एडुकेट करेंगे, पेशेंट को बताएंगे कि आपका लाइफ स्टाइल कैसे करना है, लाइफ स्टाइल एकदम चेंज करना होगा उसमें रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाले में। तो ये फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट रहा, ये फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट हुआ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रीटमेंट है इसका, मेडिसिन तो है ही, और फिजियोथेरेपी बहुत ये मतलब इसमें बहुत हेल्पफुल है ये रोमेटॉइड अर्थराइटिस में। उसके बाद मतलब कि ये मेरा ये कुछ रोमेटॉइड अर्थराइटिस पे कुछ स्लाइड नोट्स थे जिसको हमने बनाया था और कोशिश किया कि हम इसको समझाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, जैसे कि कॉज, रिस्क फैक्टर, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन, रेडियोलॉजी, RA डिफॉर्मिटी, मेडिसिन ट्रीटमेंट। उसका लास्ट हम लोग देखा कि फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इसमें क्या करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।